Bismillahirrahmanirrahim. Okay students, welcome to lecture number 21 of Sampling Design and Analysis MTH 494. So far we are working on the ratio estimation और हमने ये कहा था कि जब हमने रेशियो एस्टिमेशन के यूनिट को शुरू किया था तो वहाँ पर हमने आपको ये बताया था कि देयर आर 3 मेथड्स राइट, जिसमें एक रेशियो है, एक आपके पास रिग्रेशन है और तीसरा जो है वो आपके पास डिफरेंस एस्टिमेशन है. अभी तक वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द रेशियो राइट, उसको हमने अभी तक यहाँ पे क्या कहते हैं क्रॉस नहीं कर सके हम, लेकिन होपफुली मे बी आज का जो ये वाला लेक्चर नंबर 21 जो है इसमें हम अपने रेशियो एनालिसिस को और रेशियो एस्टिमेशन को शायद हम वाइंड अप कर सकें. ना हो सका तो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 22 में ये डेफिनेटली वाइंड अप हो जाएगा राइट. सो वी विल गो फॉर द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आफ्टर दैट. So first have a quick review of what we have done so far. In the last lecture हमने रेशियो एस्टिमेट्स देखे ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू वाई एंड फिर हमने उसका एस्टिमेटेड वेरिएंस देखा एंड बाउंड ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन हमने ये भी देखा कि बाउंड ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन हमारे पास क्या है. नोट दैट वी डोंट नीड टू नोट tau x और n to estimate mu y when using the ratio procedure. However we must know mu x और हम इसके ऊपर बहुत ही डिटेल बात कर चुके हैं कि हमारा इससे क्या मतलब है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है. देन हमने एसोसिएशन देखी कि हमारे पास बेसिकली 3 चीज़ें हैं. हम यहाँ पे tau hat को एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, हम mu hat को एस्टिमेट करना चाह रहे हैं और r को एस्टिमेट करना चाह रहे हैं. और फिर हमने आगे जाके अल्टीमेटली हमने सैम्पल साइज भी इन्हीं तीनों के लिए फाइंड आउट करने की, एस्टिमेट करने की कोशिश की. अब हम कोई एसोसिएशन ऐसी ढूंढना चाह रहे थे कि जिसकी मदद से हमें कम से कम चीज़ों के होते हुए हम इन तीनों चीज़ों को एस्टिमेट कर लें. सो व्हाट वी कंक्लूडेड दैट इफ़ यू वांट टू एस्टिमेट और हैट, tau hat एंड म्यू हैट y, सो आपको सिर्फ 3 इसके अंदर भी एक r का पता होना चाहिए और उस r के साथ आपको म्यू y एंड tau y के साथ उनके रिलेशनशिप्स का पता होना चाहिए. देन यू कैन इजीली एस्टिमेट, यू कैन फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ all 3 राइट. देन हमने ये कहा था कि इसी तरीके से जो हमारे पास यहाँ पे एस्टिमेटेड वेरिएंस का फार्मूला है उसके अंदर भी हम वहाँ पर भी एसोसिएशन फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एस्टिमेटेड वेरिएंस ऑफ r हो देन और हमें उसकी मदद से एस्टिमेटेड वेरिएंस ऑफ tau hat y और एस्टिमेटेड वेरिएंस ऑफ mu hat y एस्टिमेट करना हो तो फिर we can easily do that only on the basis of estimated variance of r. What we need to do is that we simply need to multiply it with the tau square x and the mu x square के साथ हम उसे multiply कर दें. We can have estimate of the estimated variance of tau hat y and estimated variance of mu hat y respectively, right? Then हमने बात की थी sample size की selection के ऊपर. लेकिन सैम्पल साइज हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक तो हमें इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, फिर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो जो हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कंटेन करती है सैम्पल साइज के ऊपर राइट. सो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितना सैम्पल साइज रिक्वायर्ड होगा. अब जब हम ये कह रहे होते हैं कि हमें कितना सैम्पल साइज रिक्वायर्ड होगा तो हम इन अदर वर्ड्स एक और बात पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे होते हैं कि हम सैम्पल साइज के बारे में इतने कंसर्न क्यों हैं. हम सैम्पल साइज के बारे में इतने कंसर्न इसलिए हैं कि हमारे पास जो एरर लिमिट है, जो बाउंड ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन की जब हम बात करते हैं हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारी एरर लिमिट इस एक ख़ास पॉइंट से क्रॉस ना करे, एरर हमारा इससे नीचे ही रहे. तो क्या हमें कोई ऐसी मेथडोलॉजी है जो हमें ये बता सके कि हम कितना सैम्पल साइज उठाएं कि हमारे एस्टिमेट्स भी प्रिसाइज आ जाएं और हमारा जो एरर है वो एक पर्टिकुलर बाउंड से नीचे रहे राइट. सो हमने इस काम के लिए अब चूंकि यहाँ पर इस एक यूनिट के अंदर हम 3 चीज़ों को एस्टिमेट कर रहे हैं. एक हमने r को एस्टिमेट किया, सो हमें सैम्पल साइज चाहिए टू एस्टिमेट r कि कितना सैंपल लिया जाए कि हमारे पास जो बाउंड ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन है दैट शुड रिमेन अंडर द सर्टेन लिमिट. एंड फिर हमने tau hat को एस्टिमेट किया, that is a population total, so we should know that how much sample size we should select so that our error of the bound should remain under that particular limit. And हमने population mean that is a mu hat y को estimate किया, हमें उसके लिए भी sample size की approximate values चाहिए होती हैं. So the first thing first हमने
यहाँ पे सैंपल साइज रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट आर विद द बाउंड ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन बी। हमने यहाँ पे एक चीज जरूर देखी कि हमारे पास ये जो सैंपल साइज है इन सब का फार्मूला एक ही है। खा हम आर को एस्टिमेट कर रहे हैं, खा हम म्यू हैट वाई को एस्टिमेट कर रहे हैं, या हम टॉ हैट वाई को एस्टिमेट कर रहे हैं, इन तीनों सिचुएशंस के अंदर हमारे पास आर की एन का फार्मूला चेंज नहीं हुआ। लेकिन चेंज आई तो कहाँ पे आई? चेंज हमारे पास आई है यहाँ पे डी फैक्टर के अंदर। डी फैक्टर की वैल्यूज जो है वो हर एक फार्मूले के अंदर चेंज हो रही थी। हमने यहाँ पे एक और चीज की बात की, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर हमें एक्चुअल सैंपल साइज का ना पता हो तो चूंकि हमने इन चीजों को सॉल्व तो करना है, सो फॉर दैट पर्पस हमें उसके लिए वेरिएंस भी चाहिए, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे जितने भी एन के फार्मूले हैं वहां पर हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस मौजूद है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो अननोन होता है। सो वी हैव टू एस्टिमेट दैट, and how to estimate that? For that purpose we have to take a preliminary sample size. On the basis of that preliminary sample sizes we can approximate the actual sample size that is required, right, to satisfy all of the constraints mentioned in any particular problem. So sample size required to estimate R with the bound on the error of estimation B, हमने उसके लिए फॉर्मूला डिफाइन किया चूंकि वेरिएंस इन्वॉल्व था, एंड वी नो दैट वेरिएंस इज इक्वल टू, हमारे पास इसका फार्मूला मौजूद था, दैट इज सम आई वेरीज फ्रॉम 1 to n प्राइम वाई आई माइनस आर एक्स आई होल स्क्वायर डिवाइडेड n प्राइम माइनस 1। इस ही कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने आगे वाले तमाम प्रॉब्लम्स के अंदर राइट इनको एस्टिमेट करने की कोशिश की। देन हमने हर एक केस के साथ इलाहिदा से वहां पे प्रॉब्लम्स भी देखे। देन हमने बात की सैंपल साइज टू एस्टिमेट पॉपुलेशन मीन। That was another situation that we wanted to do that. Again देख लें सेम फार्मूला, लेकिन d की वैल्यू चेंज्ड। इसका प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। देन हमने बात की सैंपल साइज रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट टॉ वाई विद द बाउंड ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन b, सेम फार्मूला बट द वैल्यू ऑफ d is changed, right? So now the next question which is very important, when to use ratio estimation? रेशियो एस्टिमेशन को यूज कब करना चाहिए? अभी जब हमें रेशियो एस्टिमेशन की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और हम उसके डिफरेंट अप्रोचेस को, उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस को इन आर, इन म्यू वाई, इन द टॉ वाई में देख चुके हैं, सो अब हमें लगता है कि हमें इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहिए, दैट व्हेन टू यूज रेशियो एस्टिमेशन। So use of ratio estimator is most effective when the relationship between the response y and the subsidiary variable x is linear through the origin and the variance of y is proportional to x. To understand above point, let us take an example. हम इससे पहले भी कोरिलेशन की बात कर चुके हैं कि कोरिलेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द रेशियो एस्टिमेशन, और वो ये है कि रेशियो एस्टिमेट कब यूज करने चाहिए? जब आपके पास वहां पे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन हो, या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं when the relationship between the response y and the subsidiary variable x is linear through the origin, and दूसरी कंडीशन क्या है? वेरिएंस ऑफ y is proportional to x. So इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए we should have an example, right? An automobile tire distributor wishes to estimate the average cash receipt for his 1570 stores. इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन साइज है that is 1570 during a particular sales period. So from a simple random sample of n is equal to 50 stores, the corresponding cash receipts yi, where I varies from obviously 1 to 20, चूंकि 50 का सैंपल लिया गया है, so yi is obviously 1 to 20, are observed. One possible estimator of mu y, the average cash receipt for the company is y bar, that is a simple sample mean, right? जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं. In addition to obtaining cash receipts yi, suppose the distributor can obtain xi, the number of customers who made purchases in store I during the sale period. To determine the relationship between y and x, he can plot the sales and customer data for the n is equal to 50 sample stores, right?
बिकॉज हम ये काम क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू सी द व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। एक तो हमारे पास आ जाएंगी कैश रिसीट्स और एक हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ कस्टमर्स, राइट? सो अगर उस इफ द प्लॉट, हम उस प्लॉट की शेप को भी अभी इंशाल्लाह अभी देखेंगे। इफ द प्लॉट इज सिमिलर टू द वन प्रेजेंटेड इन द नेक्स्ट स्लाइड, हम अभी अगली स्लाइड के अंदर एक प्लॉट वहां पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप देखिएगा, अगर तो प्लॉट की शेप वैसी ही हो या अप्रॉक्सीमेटली वैसी हो, we can assume that cash receipts Y are linearly related to the number of customers purchasing goods X. In fact, we could depict this relationship with a straight line passing through the intersection of the X and the Y axis. And hence we can say it is linear through the origin. In addition, you will note from figure that the scatter of Y values widens as X increases. Hence, we can say that the variance of Y is proportional to X. जैसे जैसे आपका X आपका इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे Y जो है वो आप देखेंगे कि वो एक्सपैंड होना शुरू हो गया है। Hence, we can say that the variance of Y is proportional to X. Under these conditions, the ratio estimator of mu Y, the average amount of the cash receipts per store, should have a smaller variance and hence be more precise than Y bar. हम इस स्लाइड को भी दोबारा वापस आके पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं वो प्लॉट यहाँ पे खुद से डिजाइन करना चाहता हूँ। एक रफ उसका ड्रॉ ही यहाँ पे बन सकता है, बट आई वुड लाइक टू डू इट सो दैट के मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि माई ड्राइंग इज सो गुड, ओके? सो आपने इस बात को माइंड नहीं करना। सो अगर मैं यहाँ पे x को रखता हूँ और मैं कहता हूँ x बेसिकली क्या है, दैट इज नंबर ऑफ कस्टमर्स। सो अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट 0 है, यहाँ मैं 10 कर लेता हूँ, यहाँ मैं 20 कर लेता हूँ, यहाँ मैं 30 कर लेता हूँ, यहाँ मैं 40 कर लेता हूँ, यहाँ मैं 50 कर लेता हूँ, 60, 70, 80, 90 and 100, right? देन यहाँ पे मैं प्लॉट कर लेता हूँ बेसिकली y, और y बेसिकली क्या है, दैट इज द कैश रिसीट्स, राइट? और इसको मैं इन अ वे कि यहाँ पे मैं इसको प्लॉट कर लेता हूँ, दैट इज सो 50, 100, 150, 200, 250 and 300. सो क्या होता है कि अगर आप इसकी शेप को चेक करेंगे तो उसकी शेप कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी। So you can have a look what's happening here. जैसे जैसे आपका सैंपल साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे आपका वेरिएंस जो है वो यहाँ बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो आप देख लें इस डायरेक्शन में, नंबर ऑफ कस्टमर्स आर बेसिकली इंक्रीजिंग, राइट? तो वैसे वैसे आप देखें, लेकिन एक बात यहाँ बड़ी श्योर है कि ये पॉइंट बहरहाल आपका लीनियर शेप में जा रहा है क्योंकि ये पॉइंट आपका ओरिजिन से पास कर रहा है, राइट? लेट्स गो बैक एंड नाउ read from here again. In addition to obtaining cash receipts yi, suppose that the distributor can obtain xi, that is the number of customers who made purchases in store during the sales period. To determine the relationship between y and x, he can plot the sales and the customer data for the n is equal to 50 sample stores. If the plot is similar to the one presented in the next slide, जो कि हम already देख चुके हैं कि अगर plot almost वैसा है जैसा अभी हमने बनाया है, we can assume that the cash receipts y are linearly related to the number of customers purchasing good. कि जैसे जैसे
आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज करेंगे, ऑब्वियसली आपकी रिसीट्स भी इंक्रीज करती यहाँ पे जाएंगी. इनफैक्ट we could depict this relationship with a straight line passing through the intersection of the x and y axis, and hence we can say it is linear through the origin. In addition, you will note from figure that the scatter of y values widens as x increases. जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाती हैं, y का जो स्कैटर है वो बेसिकली वाइड होता जाता है. Hence we can say that the variance of y is proportional to x. Under these conditions, the ratio estimator of mu y, the average amount of cash receipts per store, should have a smaller variance, hence be more precise than y bar, right? Sometimes a plot of y versus x does not indicate that ratio estimation should be used, because कहते हैं sometime ऐसा भी होता है. और क्या हमें हर सिचुएशन में प्लॉट करके देखना पड़ेगा? Well, there are some sort of help, some sort of support for you people, and you can have a look on that. At the strength of the correlation rho, population correlation की बात हो रही है, और rho को हम शायद लास्ट लेक्चर में या उससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि rho बेसिकली क्या होता है. Rho is a population correlation coefficient. At the strength of the correlation rho between y and x is another good indicator of effectiveness of the ratio estimator. So very important बात यहाँ बताने जा रहे हैं. For rho is greater than 1/2, the ratio estimator should provide a more precise estimator of mu y or tau y than would y bar और n y bar. अगर आपको याद हो, हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर ये दोनों चीजें देखी थी, दैट हम म्यू y को एस्टिमेट करने के लिए y बार यूज करते थे, और पॉपुलेशन टोटल को एस्टिमेट करने के लिए हम एन वाई बार यूज करते आए हैं. लेकिन यहाँ भी ये कह रहा है कि अगर पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1/2 है, बिकॉज यहाँ सैम्पलिंग के अंदर रो वैल्यू 1/2 का मतलब ये होता है कि वो उसको स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग कंसिडर करते हैं. तो अगर वो पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर रेशियो एस्टिमेटर ऑलवेज प्रोवाइड यू विद द प्रिसाइज एस्टिमेटर एज कंपेयर टू द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. Unlike the estimation procedure discussed previously, ratio estimation usually leads to the biased estimator. So far, अभी तक हमने ratio estimation की खूबियां ही बयान की हैं, अभी तक हमने उसको कहीं पर भी क्रिटिसाइज नहीं किया. लेकिन now this is the time to have a criticism that अभी तक जितना estimation procedure डिस्कस किया गया है उसमें ratio estimation जो है वो आपको biased estimator की तरफ भी लेके जा सकती है. Thus, we must consider the magnitude of the bias to decide which estimation procedure to use. हमें देखना पड़ेगा कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ बाइस है उसे हमें जरूर कंसिडर करना पड़ेगा, और हम उसी की बेस पे ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा सैम्पलिंग डिजाइन या कौन सा एस्टिमेशन प्रोसीजर हमें यूज करना चाहिए. Although there are no exact formulas to determine the bias of these estimators, it can be shown that the absolute value of the bias is less than or equal to the product of the standard deviation of the sample mean of the subsidiary variable x and the standard deviation of the ratio estimator, all divided by mu x. That is expected value of a theta hat, whereas this theta hat is basically your estimator, and this theta hat this theta is basically your parameter. आपने करना क्या है, आपने मीन का स्टैंडर्ड डिविएशन भी लेना है और आपने यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू का भी स्टैंडर्ड डिविएशन लेना है, उसको आपने डिवाइड करना है म्यू एक्स के ऊपर, where theta hat can be the ratio estimator or mu hat x or tau hat y. ये किसी भी चीज का एस्टिमेटर हो सकता है, एंड थीटा इज द कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर एस्टिमेटेड. हमने भी यहाँ पे ये बात बोली है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा एट के अंदर जो आपका थीटा एट है ये बेसिकली एस्टिमेटर है. ये एस्टिमेटर किसी का भी हो सकता है, ये एस्टिमेटर आर का भी हो सकता है, ये एस्टिमेटर टॉ का भी हो सकता है, ये एस्टिमेटर पॉपुलेशन मीन का भी हो सकता है, वेयर एज दिस थीटा इज योर पैरामीटर. सो इफ एस्टिमेट्स ऑफ दिस सिग्मा एक्स बार एंड सिग्मा थीटा हैट एंड म्यू एक्स आर नोन फ्रॉम प्रायर एक्सपीरियंस or the experimentation, we can estimate the maximum bias for a given physical situation by using equation 3.27.
अगर हमें ये वाली वैल्यूज पता हो तो वी कैन इजीली एस्टिमेट, वी कैन इजीली फाइंड दी वो जो मैक्सिमम बायस वहां पे आकर कर सकता है. नाउ अनदर कंडीशंस जनरली फॉर लार्ज सैंपल साइज. अब लार्ज सैंपल साइज का क्या मतलब है? आम तौर पे हमारे पास जितनी भी इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स है या रिसर्च है उसमें जब आपका सैंपल साइज 30 या 30 से बड़ा हो जाए, वेल इसमें डिफरेंट नोटेशंस हैं. कुछ लोग इसको n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 कहते हैं, कुछ इसे n इज ग्रेटर देन 30 कहते हैं. बहरहाल हमारे पास 30 एक कट पॉइंट है और जब इससे हमारा सैंपल साइज इंक्रीज करता है तो हम उसको लार्ज कंसिडर करते हैं. एंड for this ratio, that is sigma x bar by mu x, is less than or equal to 0.10, the bias is negligible. Very important point with respect to your quizzes. Note also that ratio, this is again galti. Note also that ratio estimators are unbiased when the relationship between y and x is linear through the origin. ये बात हमें पता है कि आपके ratio estimator हमेशा अनबायस्ड होते हैं जबकि आपका y और x का जो रिलेशनशिप है वो लीनियर थ्रू दी ऑरिजिन हो. फाइनली वी मस्ट कंसिडर द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन द सब्सिडरी वेरिएबल x. मैंने शुरू में ये बात बोली थी कि कॉस्ट फैक्टर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इफ द फिजिकल सिचुएशन सजेस्ट द यूज ऑफ रेशियो एस्टिमेशन, द एक्सपेरिमेंटर मस्ट डिसाइड वेदर the increased precision of the ratio estimator justifies the additional cost or not. So अगर आप additional cost वहां पे अगर कर रहे हैं तो फिर you will have to satisfy. So ratio estimation in the stratified random sampling, so far जितनी बातें अभी तक हुई हैं उसके अंदर हम अभी तक बात कर रहे थे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ऊपर. बट नाउ रेशियो एस्टिमेशन इन द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, अभी हम इसका एक और रुख देखने की कोशिश करेंगे कि हाउ कैन वी गो विद द रेशियो एस्टिमेशन बट इन द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. फॉर द सेम रीजंस इंडिकेटेड इन द प्रीवियस यूनिट, stratifying the population before using a ratio estimator is sometimes advantageous. We will assume that we can take a large enough sample of both x's and y's in each stratum for the variance approximation to work fairly well. ठीक है? There are two different methods for constructing estimators of a ratio in stratified sampling. One is to estimate the ratio of mu x to mu y within each stratum. एक काम तो ये है कि हम हर स्ट्रेटम के अंदर mu x और mu y, एवरेज ऑफ y एंड एवरेज ऑफ द सब्सिडरी वेरिएबल वहां पे निकालें एंड देन फॉर्म अ वेटेड एवरेज ऑफ दीज सेपरेट एस्टिमेट्स एज अ सिंगल एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन रेशियो. फिर इन सारे एस्टिमेट्स को हम आपस में कंसोलिडेट करके एक सिंगल एस्टिमेट बनाएं पॉपुलेशन रेशियो का. द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड द सेपरेट रेशियो एस्टिमेटर, राइट? इसको हम SR से शो करेंगे. अपने एनालिसिस में इसको हम RS से या SR से शो करना चाहते हैं, किससे? हम इसको RS से शो करेंगे. मैं बाद में इसको मॉडिफाई भी कर दूंगा कि हमने इससे करना है कि नहीं करना. द अदर मेथड इन्वॉल्व फर्स्ट एस्टिमेटिंग mu y by the usual y bar st and similarly estimating mu x by x bar st. The y bar st by x bar st can be used as an estimator of the mu y by mu x. This estimator is called a combined ratio estimator और इसको हम शो करेंगे with the CR, I think, right? We will not introduce a general and the cumbersome notation for these estimators, but we will illustrate their use by a numerical example. Here comes example 3.7, very important example, and looks quite simple, but in fact it is not simple. We have to do a very hectic calculations here, but this is important. Refer to example 3.4. हमने 3.4 जो example देखी थी, हम उसी का डेटा यहाँ पे उठा रहे हैं. You have to treat the 10 observations given there on man as lost due to sickness as a simple random sample from company A. Thus, n of A is equal to 10. हमारे पास वहाँ पे जो total sample values थी वो वहाँ पे 10 थी. उसका अगर आप ऐसा mean निकाल लें वो 18.7, x bar A निकाल लें that is 17.8, R of A हमने वहाँ पे निकाला था that is 1.05, n of A जो था that was 1000 and tau x A जो था total that was 16,300 था.
A simple random sample of n of B is equal to 10 measurements was taken from company B within the same industry. Assume companies A and B together form the population of workers of interest in this problem. दोनों कंपनीज जो हैं वो एक ही इंडस्ट्री में काम कर रही हैं. इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो जो वर्कर्स ऑफ इंटरेस्ट हैं वो दोनों A और B से मिलके बनेंगे. The data are given in the accompanying table. It is known that N of B is equal to 1500 employees and tau of XB is equal to 12,800, right? Find the separate ratio estimate of mu y and its estimated variance, right? So here we got a table for the data. So ये in fact data exactly same नहीं है, data कुछ इसमें से changed है यार, right? ये आपको exactly शायद 3.4 वाला data नहीं मिलेगा. So यहाँ पे वही आपके टोटल जो था, टोटल आपका सैंपल मौजूद है 10 का, मैन आवर्स लॉस्ट इन द प्रीवियस ईयर एंड मैन आवर लॉस्ट इन द यहाँ पे करंट ईयर. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. सो द फर्स्ट कम फर्स्ट, द रेशियो एस्टिमेशन ऑफ that is okay. So the ratio estimator of mu y is equal to y a bar by x a bar divided mu x a. So the corresponding estimator of So the corresponding estimator of mu yb is equal to y bar b by x bar b into mu x b. Okay. That is, जैसा हमने यहाँ पे निकाला वैसे हम यहाँ भी निकालूंगा with a similar variance. Okay. To obtain an estimate of mu y, the population mean of the population mean of the y's, we need to average the estimators together choosing weights proportional to the, obviously हमारे पास वो क्या होते हैं, to the stratum sizes. ये अपनी लाइंस की परवाह नहीं करनी. अच्छा, to the stratum sizes, right, as we did in the previous unit. Okay, thus what we can say, mu hat y for RS is equal to NA by N. यहाँ पे उसकी कुछ हमने बात की है, that should be the proportional. So into y bar A divided x bar A ratio into mu x A
and plus nb by n into yb by x bar b, sorry, y bar b x bar b into mu x b, right, will be the estimator of mu y, will be estimator of mu y with estimated variance of mu hat, and obviously we are using it for this type of a technique, that is a separate ratio estimator. Okay, that is equal to NA by n whole square, and y bar का वेरियंस हमें पता है, that is NA minus NA divided NA into NA, and इसका वेरियंस भी हमारे पास है, that is going to be sum I varies from 1 to NA into yi minus r of a into xi square divided na minus 1, and then plus nb by n whole square, nb minus nb divided nb, right, into sum I varies from 1 to nb yi minus rb into xi square divided nb minus 1. Now by using data, अब अगर मेरे पास जो डेटा यहाँ पे अवेलेबल है अगर मैं उसको यूज करूं, सो दिस इज गोइंग टू बी, मैं सिर्फ इस ही इक्वेशन के अंदर यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ, राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी 1000 डिवाइडेड 2500 into 18.7 divided 17.8 into 16.3, क्योंकि ये सारी वैल्यूज वहाँ पे निकली हुई हैं. ओके, सो 1500 divided 2500 into 4.6 by 7.8 into 8.53, so this is going to be 9.87, since we know sum I varies from 1 to NA yi minus RA xi whole square is equal to 31.26. Similarly, same fashion जैसा हमने वहाँ पे फाइंड किया, sum I 1 to NB yi, this is going to be 87.45. So अगर आप वापस जाएं और इसके अंदर आके सारी वैल्यूज अगर आप पुट कर दें, so therefore by substituting we are having estimated variance of mu hat YRS, and that is going to be 0.40. Okay, now we are having another example and we will solve it, and after that we are having some comparison between 3.7 and 3.8. Refer to the data of example 3.7 and find a combined ratio. This is combined ratio. Okay, find a combined ratio estimate of the mu y, right. हम इसी को आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं. Now
here we use y bar st to estimate mu y, x bar st to estimate mu x, and therefore we can have mu hat y RC is equal to y bar st x bar st into mu x, right? As combined ratio estimator of mu y, right? If we denote y bar st by x bar st by RC, रेशियो से शो कर दें, then estimated variance of mu hat y RC is should be estimated variance of mu y RC, that is equal to square plus nb by n whole square into nb minus nb divided nb into 1 divided nb minus 1, sum I varies from 1 to nb, yi minus yb bar minus RC into xi minus x bar square, right? ये तो हमने किया, सिर्फ इसका फार्मूला ड्राइव कर लिया. Now we will have to put values in that. So for the given data, y bar st is equal to 0.4 into 18.7 plus 0.6 into 4.6, and that is equal to 10.24. Similarly, x bar st is equal to 0.4 into 17.8 plus 0.6 into 7.8, and answer is 11.80. Whereas your mu x is equal to 16,300 plus 12,800 divided 2,500 is equal to 11.64. Hence
observed value of mu hat YRC is 10.24 divided 11.80 into 11.64, and answer is 10.13, right? Also, sum I varies from 1 to NA into yi minus ya bar minus rc into xi minus xa bar whole square is equal to 51.56. ये आपने खुद सॉल्व कर लेना है, मैं यहाँ पे सिर्फ इसकी डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ. एंड summation I varies from 1 to NB into yi minus yb bar minus rc into xi minus xb bar is equal to 144.21. Now, by putting values what we can have here, that is equal to 0.66, right? So आप सॉल्व कर लेंगे. आपने सिंपली ये करना है कि आपने वैल्यूज को वहां जाकर सपोर्ट करना है, एंड देन यू विल बी हैविंग these answers. Now, for me, the important thing is that you have to compare between 3.7 and 3.8. On comparing 3.7 and 3.8, we see that the combined ratio estimator gives the larger estimated variance. Go back. This gave you 0.40 and here you got 0.66. इसका मतलब ये है कि आपकी जो combined ratio approach है वो आपको larger variance देती है. This result is generally the case, and so we should employ the separate ratio estimator most of the time. However, the separate ratio estimator may have a larger bias since each stratum ratio estimate contributes to that bias. This is very important point, very important. कि although कि हम ऊपर ये कह रहे हैं कि separate ratio estimation approach को use किया जाए because आपको वो वहाँ पे less variance दे रहा है, बट इसमें एक चीज़ का और भी ध्यान रहे, इसमें आपका बायस जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसलिए कि इसमें हर एक स्ट्रेटम का जो है ना बायस वो बेसिकली वहाँ पे कंट्रीब्यूट करता जा रहा है. तो अल्टीमेटली आपकी जो फुल स्टडी है वहाँ पर that can lead you a huge bias. In summary, if the stratum sample sizes are large enough, say 20 or so that the separate ratio do not have large biases and so that the variance approximation work adequately, then use the separate ratio estimator, right? If stratum sample sizes are very small, अगर आपके पास छोटे साइज के stratum बने हुए हैं, or if the within stratum ratios are all approximately equal, then the combined ratio estimator may perform better. Well, all these things are very important, like in a way कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं but ये बहुत ज़्यादा contribute करती हैं आपकी major understanding के अंदर. Let's go back and again read it, okay? कहता है this result is generally the case and so we should employ the separate ratio estimator most of the time because हमने same data के लिए दोनों अप्रोचेस यहाँ पे अप्लाई करके देखी एंड व्हाट वी गॉट दैट कि अगर हम यहाँ पे सेपरेट रेशियो एस्टिमेटर की अप्रोच यूज करते हैं तो वहां पर हमारा जो वेरिएंस है वो कम आता है. देख लें, दिस इज राइट, एंड अगर हम यहाँ पे करते हैं तो दिस 0.66 इज लार्जर. ओके, इसके बाद कंबाइंड रेशियो का जो आपके पास वेरिएंस होता है वो लार्जर होता है. बट व्हाट टू डू, that is the question. However, the separate ratio estimator may have a larger bias since each stratum ratio estimate contributes to that bias. In summary, if the stratum sample sizes are large enough, अब यहाँ पे आपको बेसिकली वो क्राइटेरिया बताया जा रहा है कि आपने कब कौन सी अप्रोच को यूज आप लोग कर सकते हैं.
In summary, if the stratum sample sizes are large enough, अगर आपके stratum का size 20 या उसके आगे पीछे कुछ है, so that the separate ratios do not have large biases and so that the variance approximation works adequately, then use the separate ratio estimator. But if the stratum sample sizes are very small, or if the within stratum ratios are all approximately equal, then the combined ratio estimator may perform better. Of course, an estimator of the population total can be found by multiplying either of the estimator above by the population size n, and the variances can be adjusted accordingly. Thus, we might use the notation tau hat YRS is equal to n mu hat YRS, right? Now, here we have some regression estimations, and we observe that the ratio estimator is most appropriate when the relationship between y and x is linear through the origin. If there is evidence of the linear relationship between the observed y's and x's, but not necessarily one that would pass through the origin, हो सकता है ऐसी सिचुएशंस हों जहां पे वो लीनियर तो हों लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो ऑरिजिन से पास करें. अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वहां पे लिनियरिटी तो इंश्योर हो जाती है लेकिन ऑरिजिन से पासिंग इंश्योर नहीं हो रही, then this extra information provided by the auxiliary variable x may be taken into account through a regression estimator of the mean mu y. One must still have knowledge of mu x before the estimator can be employed, as it was in the case of ratio estimation of mu y, right? The underlying line that shows the basic relationship between y's and x's is sometimes referred to as the regression line y upon x. Thus, the subscript L in the ensuing formulas is used to denote linear regression. कि हम आगे जहाँ पे L use करेंगे, that is capital L, this will basically be used for the linear regression. The estimator given in the next section assumes the x's to be fixed in advance and the y's to be random variable. Well, this is important कि अगर आपने ये estimator use करनी है, then you have to fix your axis and y's, चूंकि वो तो response variable होगा तो वो उसके साथ साथ चलेगा. We can think of the x values as something that has already been observed, like last year first quarter earnings, x basically क्योंकि वो तो last year का है वो तो change हो नहीं सकता because that is a fixed value, and the y responses as the random variable is yet to be observed. हम क्यों basically ये बात कर रहे हैं कि हमें x को फिक्स रखने की जरूरत है कि अमूमन हमारे जो सब्सिडरी वेरिएबल्स होते हैं इन द रेशियो एस्टिमेशन, वो चूंकि हमारे पास यहाँ पे रिलेटिव चेंज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और रिलेटिव चेंज जब भी ऑब्जर्व की जाती है वो हमेशा अपने से पहले किसी टाइम पीरियड के साथ हमेशा उसका कंपैरिजन होता है. तो चूंकि वो टाइम पीरियड गुजर चुका है सो वो वैल्यूज यहाँ पे चेंज तो हो नहीं सकती. ठीक, we can think of the x values as something that has already been observed, like last year's first quarter earnings, and the y responses as a random variable is yet to be observed, such as the current quarterly earnings of a company for which x is already known. The probabilistic properties of the estimator then depend only on y for a given set of x values. So here comes estimators, regression estimator of the population mean mu y, that is going to be mu hat y. For linear regression, that is going to be y bar plus b mu x minus x bar. This equation is at 3.28, where b, and this b is basically y upon x, that is जो basically आपकी regression line बन रही है, जो आपकी regression equation बन रही है, that is for y upon x. और इसका मतलब ये है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कहाँ लिखा जाए, यहाँ लिख देते हैं, y upon x means y is dependent or response and x is
independent or subsidiary variable. Okay, so this is going to be sum I varies from 1 to n yi minus y bar into xi minus x bar divided sum I varies from 1 to n into xi minus x bar whole square. So in other words, you can write it n summation xy minus summation x summation y divided n summation x square minus summation x whole square. Here I varies from 1 to n, here I varies from 1 to n, 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 right? So इन दोनों में से आप कोई भी जो है फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो. Whereas the estimated variance of the mu hat y for the linear regression, that is estimated variance for the mu hat for linear regression, that is equal to n minus n divided n into n, 1 divided n minus 2 sum I varies from 1 to n yi minus y bar whole square minus b into sum b square sum I varies from 1 to n xi minus x bar whole square, and this equation is basically your 3.29, and as well as the bound on the error. So this is going to be 2 estimated variance of mu hat yl, and obviously a square root, so this is going to be 2 n minus n divided nn, 1 divided n minus 2 sum I varies from 1 to n into yi minus y bar square minus b square sum I varies from 1 to n xi minus x bar whole square, and this equation is known as 3.30. So when calculating b from observed pairs y1 x1 y up till yn xn, we may use the fact that summation y minus y bar into xi minus x bar is equal to summation yx minus nx bar y bar, और ये हम ऑलरेडी यहाँ पे इससे भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म हम इसकी मेंशन कर चुके हैं, राइट. सो फार आज के लेक्चर को हम इधर ही वाइंड अप करेंगे, और बिकॉज हमने आगे इसकी एग्जांपल्स तो करनी है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू इट. इंशाल्लाह वो हम सॉल्व करेंगे इन लेक्चर नंबर 22, राइट. So let's have a quick look on the session that what we did today, because today was bit hectic. I agreed. आज के लेक्चर में बेसिकली यहाँ से स्टार्ट किया था when to use the ratio estimation. तो हमने ये कहा था कि रेशियो एस्टिमेशन जब भी आपने यूज करनी है, यू शुड नो दैट देयर शुड बी अ रिलेशनशिप एंड द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्पांस y एंड द सब्सिडियरी वेरिएबल x. ओके, और वो स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, वो लीनियर भी होना चाहिए, एंड इट शुड पास थ्रू द ओरिजिन. टू अंडरस्टैंड अबव पॉइंट हमने यहाँ पे इसके लिए हमने एग्जांपल ली, और हमने उस एग्जांपल के अंदर इस बात को ऑब्जर्व किया कि उसके लिए हमने यहाँ पे ऐसा प्लॉट डिजाइन करके देखा कि क्या उसका प्लॉट कैसा बनता है. तो अगर वो ओरिजिन से पास कर रहा है और वो जहाँ पॉजिटिव है, देन वी शुड गो फॉर द लीनियर रेशियो एस्टिमेशन. Sometimes a plot of y versus x doesn't clearly indicate the ratio estimation should be used. So सिर्फ अब ये भी नहीं हो सकता कि हम हमेशा हर चीज़ का ग्राफ ड्रॉ करें, और समटाइम हमारे लिए वो ग्राफ हम कहते हैं कंफ्यूजिंग हो जाता है. So in that particular case we have to go for the population proportion. If the population proportion value is greater than 1/2, the ratio estimator should provide a more precise estimator of mu y or tau y than would y bar or ny bar. So हमारे पास अनदर क्राइटेरिया यहाँ पे ये था कि हमने रो को देख लेना है कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट 1/2 से बड़ा है, जिसको आमतौर पे यहाँ पे
हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता है। सो बाइस का इशू हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम यहाँ पे रेशियो एस्टिमेशन को यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास ऐसा बाइस एस्टिमेटर दे सकता है, और ख़ासकर स्ट्रेटिफिकेशन वाले केस में तो बाइस आने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज वहाँ पे इंडिविजुअल स्ट्रेटम का जो बाइसेस हैं वो ओवरऑल बाइस के अंदर हमने कहा वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। देन हमने यहाँ पे एक और क्राइटेरिया देखा, जनरली फॉर लार्ज सैंपल साइजेस दैट इज n इज ग्रेटर देन 30 एंड फॉर sigma x bar by mu x bar is less than or equal to 0.10, the bias is negligible. But if it is greater than that, then you cannot neglect that, and you have to fix the things, right? Finally, we must consider the cost of obtaining information on the subsidiary variable x. If the physical situation suggests the use of ratio estimation, the experimenter must decide whether the increase per scene of the ratio estimation justifies the additional cost or not. Then if you're using the ratio estimation in the stratified random sampling, there are basically two approaches. One is the separate ratio estimator and the other one is the combined ratio estimator. Now इन दोनों के अपने advantages और अपने disadvantages हैं, लेकिन अगर हमने जो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके देखा, उस प्रॉब्लम में हमने ऑब्जर्व किया कि आपको जो कंबाइंड रेशियो का मेथड है वो आपको ज़्यादा वेरिएंस मतलब देता है, वेयर एज आपको जो सेपरेट रेशियो एस्टिमेटर का मेथड है उसके जो आपके वेरिएंस के एस्टिमेट्स हैं वो ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं, राइट? बट हमने जब इसके एनालिसिस की बात की थी, वो एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट था, बाकी एग्जांपल्स तो ऑब्वियसली आपके पास हैं। On comparing 3.7 and 3.8, we see that the combined ratio estimator gives the larger estimated variance. This result is generally the case, and so we should employ the separate ratio estimator most of the time. However, the separate ratio estimator may have a larger bias since each stratum ratio estimate contributes to the bias. In summary, if the stratum sample sizes are large enough, say 20 or so that the separate ratio do not have large biases and so that the variance approximations work adequately, then use the separate ratio estimator. But if the stratum size are very small, or if the within stratum ratios are all approximately equal, then the combined ratio estimator may perform better. Of course, an estimator of the population total can be found by multiplying either of the estimator above by the population size n, and the variances can be adjusted accordingly. Thus, we might use the notation tau hat YRS is equal to n mu hat YRS अगर आपने total find करना है तो. Then we talked about the second method. एक हमारे पास method था ratios का, दूसरा मेथड हमारे पास था रेग्रेशन, और तीसरा हमारे पास है डिफरेंस एस्टिमेशन. सो हमने यहाँ पे रेग्रेशन को भी देखा, और इसके हमने सारे के सारे जो हमने इसके एस्टिमेटर्स को बेसिकली यहाँ पे स्टडी किया और इसके एस्टिमेटर्स लिखे. उसके बाद हम इसके ऊपर जो प्रॉपर इसकी एप्लीकेशन है या इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल है वो हमने सॉल्व नहीं की. वो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में आकर सॉल्व करेंगे, एंड इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट वुड बी द लास्ट लेक्चर ऑफ द रेशियो एस्टिमेशन. देन इंशाल्लाह हम 1 या 2 लेक्चर लगाएंगे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के ऊपर, और वी विल ट्राई कि हमारा कोर्स जो है वो इंशाल्लाह वेल इन टाइम उसको हम अपने इन लेक्चर्स की डोमेन के अंदर उसको फिनिश कर सकें. सो आई होप आज का लेक्चर थोड़ा सा आई कैन से हेक्टिक हो सकता है, उसको ये कहा जा सकता है, लेकिन दिस इज सम सॉर्ट ऑफ लेंथी स्टफ बट नॉट सो डिफिकल्ट. ओके, रेग्रेशन के लिए आई वुड रेकमेंड कि अगर आप कोई और बेसिक लेवल की स्टैटिस्टिक के अंदर सिर्फ वहाँ पे जो रेग्रेशन है उसको आप अंडरस्टैंड कर सकें और उसको जस्ट उसकी बेसिक्स को समझना है. बाकी यहाँ पे इसके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. वी आर हैविंग प्रॉब्लम्स हियर, नो प्रॉब्लम, और हम उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व इट एज हमारा जो आज का हमारा जो टाइम स्लॉट है दैट इज गोइंग टू एंड. सो फार हम अपना जो है बेसिक स्टैटिस्टिक्स, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, देन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, एंड नाउ रेशियो एस्टिमेशन, रेग्रेशन एंड द डिफरेंस एस्टिमेशन. नेक्स्ट लेक्चर तक हम इंशाल्लाह ये सारे कॉन्टेंट्स कंप्लीट करके होपफुली हो सकता है कि हम अगले ही लेक्चर के मिड से हम अपना सिस्टमैटिक का यूनिट जो है उसका स्टार्ट ले लें. सो गो थ्रू कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, और ऐसा कीप ऑन स्टडीइंग.
इंशाल्लाह आगे लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।